To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रभातम भैया बहन, पिछले क्लास में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे, वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, ध्वनि के बारे में और अक्षर के बारे में। इस क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण, भेद, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। मतलब वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले हम स्वर वर्ण की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और आप इसकी परिभाषा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण 11 होते हैं। मतलब स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो हैं स्वर वर्ण हो गए। अब हम इस 11 स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटेंगे। अब प्रश्न उठता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं या स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं और उसी 3 भेद में हम इस 11 स्वर वर्ण को बांटते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का पहला उदाहरण है, पहला भेद है, प्रथम प्रकार है ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे स्वर वर्ण जो बिना किसी स्वर वर्ण के मेल से बनते हैं उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर वह है जो किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनता है। इसे ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर वर्ण को हम मूल स्वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं, कारण कि वे दूसरे स्वर की सहायता से या दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। मतलब इस 11 में से 4 जो हैं अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये 4 जो हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? स्वर वर्ण का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण का दूसरा प्रकार जिसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होगी, तो हम देखते हैं। इसकी परिभाषा पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो समझेंगे कि ऐसे स्वर वर्ण
जो दो समान स्वरों के मेल से बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा है ऐसे स्वर वर्ण जो दो समान स्वरों के मेल से बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसको क्यों कहते हैं कि समान स्वरों के मेल से बनते हैं? तो थोड़ा आप नीचे देखिए, ये आ जो बना है तो अ जोड़ अ के मेल से आ बनता है, तो अ और ये अ दोनों समान स्वर हो गए। दीर्घ ई है तो यह ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई, तब इसके योग से, इसके मेल से दीर्घ ई बनते हैं, तो ये दोनों समान स्वर वर्ण हो गए। फिर दीर्घ ऊ है तो यह भी ह्रस्व ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ के मेल से ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ के संयोग से बनते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि ये दो समान स्वर वर्ण के मेल से बनते हैं। मतलब दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 3 होती है और यहां जिस स्वर के नीचे हम 2 रेखा खींचेंगे वो जो है दीर्घ स्वर वर्ण है, जैसे आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इनकी संख्या 3 होती है। अब हम जानेंगे संयुक्त स्वर वर्ण के बारे में। अब हम स्वर वर्ण के जो तीसरे भेद हैं, तीसरे प्रकार हैं, उसके बारे में जानेंगे और वह है संयुक्त स्वर या संयुक्त स्वर वर्ण। इसकी परिभाषा है कि ऐसे स्वर वर्ण जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर बतला दूं कि ऐसे स्वर वर्ण जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं और समान स्वरों के मेल से बनते हैं, और ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। आप यहां जो देख रहे हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 होते हैं। असमान या भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, यह इसलिए कहा गया कि ये स्वर वर्ण जो है ये अ और ई के संयोग से बनता है। अ दूसरा स्वर है और ह्रस्व ई दूसरा स्वर है, भिन्न स्वर हो गए, असमान स्वर हो गए। इसी तरह से ऐ की उत्पत्ति जो होती है अ और ए के योग से। फिर अ और ह्रस्व ऊ के योग से, मेल से ओ बनते हैं, और अ और ओ के योग से, मतलब अ और ओ के मेल से औ बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं या भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, और इनकी संख्या भी 4 होती है। और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इसके बारे में एक और क्लियर कंसेप्ट है। आप जान लीजिए कि ह्रस्व स्वर जो है उसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर वर्ण जो है उसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए उसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। और आप अगर समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे दुगुना समय लगता है, और संयुक्त स्वर के उच्चारण में स्वर वर्ण की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, इसीलिए उसे ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं, दूसरे को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और तीसरे प्रकार को, तीसरे भेद को संयुक्त स्वर वर्ण
कहते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आ, ठीक, ज्यादा समय लगता है। उसी तरह छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री, ए, ओ, स्वाभाविक है इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। अब आपके जेहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मात्रा किसे कहते हैं। तो कहते हैं उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। अब थोड़ा और जटिल हो जाता है कि भाई कालमान क्या है। तो काल का अर्थ होता है समय, मतलब वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे कालमान कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कालमान कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी व्याकरण में लोग प्लूत को भी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन मैं आपको बतला दूं प्लूत जो है यह हिंदी व्याकरण की चीज नहीं है। इसका उपयोग संस्कृत व्याकरण में होता है, संस्कृत साहित्य में होता है, हिंदी व्याकरण की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर भी मैं आपको बतला दूं कि प्लूत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कारण कि इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी लंबे समय तक उसका उच्चारण होता है, तो वहां प्लूत का उपयोग होता है। और इसकी परिभाषा है दुराह्वाने च गाने च रोदने च प्लूतो मत, मतलब प्लूत का उपयोग वहां होता है दुराह्वाने च, दूर से किसी को बुलाना है तो यहाँ उसका प्रयोग होता है संबोधन के तौर पर। गाने में कोरस के गीत आप सुनते होंगे, शास्त्रीय संगीत सुनते होंगे, तो बड़ा लंबा दम लेकर, लंबी सांस लेकर उसका गायन होता है, वहां इसका उपयोग होता है। और रोदने च, रोने में छोटे छोटे शिशु को आप देखते होंगे, वो काफी लंबे देर तक, काफी समय तक रोता है। फिर आप देखते होंगे बेटी जब माँ से विदा होती है, मायके छोड़कर ससुराल जा रही होती है, तो वो भी उस समय का जो उनका चित्कार होता है, रुदन होता है, बड़ा कारुणिक होता है और बहुत लंबे समय तक वो सांस खींच करके रोती है। तो इन जगहों पर प्लूत का उपयोग होता है। हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में प्लूत का उपयोग नहीं होता है। तो धन्यवाद भैया बहन। फिर व्यंजन वर्ण के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, जानेंगे।